बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के खतरे को लेकर बड़ा अलर्ट है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5 लाख केस हो सकते हैं और तब दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है। सिसोदिया का यह भी कहना था कि 15 जुलाई तक दिल्ली में 2.25 लाख केस होंगे और तब 33,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। 30 जून तक दिल्ली में कोरोना के 1 लाख केस होने का खतरा है और अस्पतालों में 15,000 बिस्तर की जरूरत पड़ सकती है। राजधानी दिल्ली में बड़े खतरे की आहट। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर आम लोगों के लिए अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। फिलहाल उप मुख्यमंत्री की ओर से और क्या दी गई है जानकारी, सुनिए। अभी एसडीएम की मीटिंग में इस बात पे चर्चा हुई कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। राजधानी दिल्ली में 12 से 13 दिनों में कोरोना के मामले डबल हो रहे हैं। इसी वजह से इस स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम, और अगर ऐसी हालात, ऐसी स्थिति पैदा होती है राजधानी दिल्ली में तो यकीनन मुश्किलों भरा दौर आना अभी बाकी है। दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड पर भी बहस शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ऐसा नहीं मान रही है, लेकिन एम्स के डायरेक्टर के हवाले से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कुछ और ही बोल रहे हैं। आज तक से बातचीत में ही एम्स के डायरेक्टर ने दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की बात कही थी। हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में देश के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके और दिल्ली के लिए भी पूरी कोशिश रहेगी जितना मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड कर सकें, जितना अधिक से अधिक संख्या में ऑक्सीजन बेड्स और ये सब खरीद सकें। इतनी संख्या में ऑक्सीजन बेड्स बनाने की अभी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे। उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत नहीं। तो दिल्ली के अंदर अब हम टेक्निकलिटी में ना जाएं, और कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास, वही बता पाए। चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो या और जगह हो, उसमें हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है क्योंकि केसेस वहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अब 10-12 जो शहर है उनको देखें तो 70 से 80% केसेस वहीं से आ रहे हैं और वहाँ पे जो है कुछ हद तक लोकल ट्रांसमिशन के चांसेस हैं। इसका ये मतलब है कि वहाँ पे जो ट्रांसमिशन है वो डायनामिक्स अलग है, वहाँ पे ट्रांसमिशन कुछ हद तक ज़्यादा हो रहा है और वहाँ पे हमें स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है जिससे हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को वहाँ पे रोक पाएँ। दरअसल दिल्ली में कोरोना 3rd स्टेज में है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन राजधानी में कोरोना की बिगड़ी चाल डरा रही है। हर 12 से 13 दिन में आंकड़े दोगुने हो रहे हैं और अस्पताल अभी से अपने हाथ खड़े करने लगे हैं। दिल्ली में जिंदगी रफ्तार पकड़ती जा रही है। सड़कों पर गाड़ियों की भरमार है, बाजार गुलजार हैं, मॉल्स में रौनक लौट आई,
तो मंदिरों के पट भी खुल गए। दिल्ली दौड़ रही है तो कोरोना भी रेस लगा रहा है। रोज मामले बढ़ रहे हैं, रोज मौत का आंकड़ा ऊपर उठता जा रहा है। 24 घंटे में फिर 1000 से ज्यादा केस जुड़ गए। राजधानी में 2 दिन बाद फिर कोरोना जान लेने लगा। एक दिन में 17 लोग कोरोना की लड़ाई हार गए। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले अब करीब 30,000 हो गए, जबकि इस वायरस से मरने वालों की संख्या 874 हो गई। रफ्तार यही रही तो 15 दिन में राजधानी में 2 गुने यानी करीब 60,000 केस हो जाएंगे। खतरा कम्युनिटी स्प्रेड का हो चला है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं कि राजधानी के आधे मरीजों के कोरोना स्रोत का पता ही नहीं है और यही तो कम्युनिटी स्प्रेड है। कल रात से बहुत सारी फोन्स मुझे आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली वालों का इलाज कहाँ पे होगा, दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे। पूरे देश में दुनिया से जो फ्लाइट्स आई थी, दिल्ली और मुंबई 2 जगह आई थी, और ये बीमारी हिंदुस्तान में नहीं थी, हिंदुस्तान में बाहर से आई थी। और जब फ्लाइट्स दिल्ली और मुंबई में आई, आज मुंबई में 50,000 केस हैं और दिल्ली में लगभग 30,000 केस हैं। रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर उन्होंने कहा है, परंतु केंद्र सरकार ऑफिशियली शायद इसको नहीं मान रही अभी। एम्स के डायरेक्टर ने तो कहा है। कम्युनिटी स्प्रेड किसे कहते हैं? दिल्ली में डिजास्टर मैनेजमेंट की बड़ी बैठक में पहली बार कम्युनिटी स्प्रेड पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में एलजी के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। केजरीवाल की तबीयत खराब होने के बाद डिप्टी सीएम इस मीटिंग में शामिल हुए। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में। दिल्ली का कोई जिला कोरोना से नहीं बच पाया है। अब कंटेनमेंट जोन बढ़कर 232 हो गए। हर 14 से 15 दिन में कोरोना के मामले 2 गुने होते जा रहे हैं, जो देश में सबसे तेज हैं। महाराष्ट्र में भी कोरोना की डबलिंग रेट 17 दिन से ज्यादा है। यूपी एमपी में यह दर 21 दिन है तो गुजरात में 27 दिन। हॉटस्पॉट्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो या और जगह हो, उसमें हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है, क्योंकि केसेस वहां पे ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अब 10-12 जो शहर है उनको देखें तो 70 से 80% केसेस वहीं से आ रहे हैं और वहां पे जो है कुछ हद तक लोकल ट्रांसमिशन के चांसेस हैं। इसका यही मतलब है कि वहां पे जो ट्रांसमिशन है वो डायनामिक्स अलग है, वहां पे ट्रांसमिशन कुछ हद तक ज्यादा हो रहा है। कोरोना संक्रमण के नए आंकड़े आ गए हैं, जिसके मुताबिक लगभग 10,000 लोग 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमित हुए हैं। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि जो अनलॉक का अगला चरण, राहत का अगला दौर, जिसमें मॉल खुले, मंदिर खुले, मस्जिद खुले, गिरजाघर और चर्च खुले, आस्था के स्थान खुले, इसके साथ ही और भी रेस्टोरेंट, होटल्स खुले, इसका असर देखने में लग रहा है कि दिल्ली पुलिस से लेकर अर्धसैनिक बल भी कोरोना की घुसपैठ से बच नहीं पाए। दिल्ली पुलिस के करीब 500 पुलिसकर्मी इस वायरस की चपेट में हैं। 3 की जान भी जा चुकी है। वहीं 1500 से ज्यादा अर्धसैनिक भी कोरोना पॉजिटिव हैं। सबसे ज्यादा मामले सीआरपीएफ और बीएसएफ में हैं। आईटीबीपी के 213 जवान संक्रमित हैं तो सीआईएसएफ के 130। एनआईए भी कोरोना से बच नहीं पाया। एनडीआरएफ के जवानों में कोरोना संक्रमण फैला है। ये वो जवान हैं जो पश्चिम बंगाल में अम्फन तूफान के समय में राहत एवं बचाव कार्य के लिए गए थे। भारी संख्या में कोरोना संक्रमित होकर के ये एनडीआरएफ के जवान लौटे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स में अब तक 1532 जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो क्या दिल्ली अब तीसरे स्टेज में प्रवेश कर गया, जहां कोई कहीं भी इस जानलेवा वायरस की चपेट में आ रहा है? जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। तो राजधानी दिल्ली में आंकड़े लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जो अपने आप में परेशानी का सबब यहां की सरकार के लिए और लोगों के लिए बने हुए हैं। उधर बिहार के बाद आज गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल के लिए वर्चुअल रैली की। रैली के दौरान अमित शाह ने ममता सरकार पर आयुष्मान भारत, सीएए, प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन समेत कई मुद्दों पर जमकर घेरा। साथ ही कश्मीर और 3 तलाक का मसला भी अमित शाह की ओर से उठाया गया। मित्रों, मोदी जी ने अगस्त महीने में
2019 में संसद के अंदर बिल पारित कराया और धारा 370 और 35A को उखाड़ कर फेंक दिया और आज कश्मीर भारत माता का मुकुट बनी बना। हमेशा के लिए कश्मीर के साथ भारत का जुड़ाव करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 2014 में अधिकार दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उरी और पुलवामा में आतंकवादियों ने हमला किया, मगर इस बार स्थिति बदल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कुछ ही दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर अपने जवानों के खून का बदला लेकर अपने नर बांकुरे वीर बांकुरे वापिस। कांग्रेस सरकार की नीति थी केस को लटकाए रखो, तुष्टीकरण की राजनीति करते रहो, मसलों को उलझाते रहो, दंगे होते रहते हो। मोदी सरकार आई, सटीक आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखे गए, परिणाम आया और मोदी जी ने अभी गत ही लोकसभा के सेशन के अंदर, लोकसभा के अंदर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट की रचना की घोषणा कर राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था शाहबानू के केस में, कांग्रेस सरकार ने आदेश को पलटा, कानून लाए और ट्रिपल तलाक को चालू रखा। मोदी सरकार ने मुस्लिम माताओं और बहनों को, बच्चियों को अपना अधिकार देने का कदम उठाया और ट्रिपल तलाक को तलाक देकर संविधान के बाहर करने का। वहां तो परेशान होते ही थे, यहां पर भी परेशान हुए। अपनी सरकारों ने भी उनकी सुध नहीं ली क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार आई, इसने करोड़ों शरणार्थी जो आए थे उनको सम्मान देने का भारत का वादा जो सन 47 में किया गया था उसको 2019 में पूरा किया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए और वो शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार दिया। मोदी जी लोकप्रिय न हो जाए इसके डर से ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को बंगाल की धरती पर उतारना नहीं चाहती। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, क्या बंगाल के गरीब का अधिकार नहीं है? क्या बंगाल के गरीब को अपने बूढ़े बाप का छोटे बच्चे की इलाज कराने का अधिकार नहीं है? आयुष्मान भारत योजना से बंगाली क्यों विमुख है? आपकी राजनीति करने के लिए बहुत सारे मैदान है ममता जी, कोई मैदान आप तय कर दो, कर लेंगे दो हाथ। गरीबों के अधिकार को आप क्यों रोक कर बैठे? भारतीय जनता पार्टी बंगाल के अंदर हमारे संगठन की नींव मजबूत करना तो चाहती ही है, परंतु भारतीय जनता पार्टी फिर से संस्कारित बंगाल बनाना चाहती है, हमारा सोनार बांग्ला फिर से बनाना चाहती है और हम एक मजबूती के साथ बंगाल की जनता के साथ खड़े हैं। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ये वायरस तेजी से सुरक्षा बलों में भी फैलता जा रहा है। आपदा की स्थिति में राहत की आस एनडीआरएफ के जवान भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। आपको बताते चले कि ओडिशा में एनडीआरएफ के 50 जवान कोरोना से संक्रमित पाए गए। ये सभी जवान पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान के बाद राहत कार्य के लिए गए थे, लेकिन अब चिंता का सबब इनकी सेहत बन गया है। देश में कोरोना महामारी का दायरा लगातार फैलता जा रहा है। किसी भी आपदा में मदद करने वाले जवानों पर भी कोरोना के संक्रमण की मार पड़ रही है। लोगों की जान बचाते बचाते एनडीआरएफ के जवान खुद कोरोना के शिकार हो गए हैं। ओडिशा के कटक में एनडीआरएफ कैंप में 50 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी उस दल का हिस्सा हैं जो पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में तबाही मचाने वाले चक्रवाती तूफान अम्फन के बाद राहत बचाव के लिए गया था। राहत कार्य के बाद ओडिशा के कटक में मुंडाली लौटे एनडीआरएफ के 177 जवानों को क्वारंटीन किया गया था। पैरामिलिट्री फोर्स में अब तक 1532 जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 98% ऐसे जवान हैं जिनमें किसी भी तरीके के कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं। सरकार इस बात को लेकर के चिंतित है। अब कोरोना संक्रमण को लेकर के इन अर्धसैनिक बलों में कड़े कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि इसमें ये संक्रमण न फैल सके। कोरोना पॉजिटिव सभी जवान एनडीआरएफ की 3री बटालियन के हैं।
एनडीआरएफ के डीजी सत्य प्रधान ने भी ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। एनडीआरएफ के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान ने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात अम्फन के राहत कार्य और बचाव कार्य से लौटे ओडिशा के 190 एनडीआरएफ जवानों का कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसमें से 50 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन जवानों में कोरोना के लक्षण नहीं है। सभी संक्रमित जवान निगरानी में हैं। दरअसल कुछ दिन पहले बंगाल से कटक लौटे जवानों में से एक में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए थे। जब जवान का कोरोना टेस्ट कराया गया तो उसके वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसके बाद उन सभी जवानों का कोरोना टेस्ट कराया गया जो राहत कार्य के बाद पश्चिम बंगाल से लौटे थे। इसमें से 49 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन जवानों में कोरोना संक्रमण का कोई लक्षण नहीं था। बात अगर दूसरे अर्धसैनिक बलों की करें तो उन पर भी कोरोना की तेज मार पड़ी है। अब तक करीब 1,500 अर्धसैनिक जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें सीआरपीएफ के 504, बीएसएफ के 535, आईटीबीपी के 213, सीआईएसएफ के 130, एसएसबी के 98 और एनआईए के 2 जवान शामिल हैं। अगर बात पुलिस के जवानों की करें तो उन पर भी कोरोना कहर बनकर टूटा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक करीब 3,000 पुलिस वाले अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 30 पुलिस वालों की जान जा चुकी है। वहीं दिल्ली में अब तक 500 से अधिक पुलिस वाले संक्रमित हुए हैं, जबकि 3 की जान जा चुकी है। तमाम डॉक्टर और विशेषज्ञ पहले ही कह चुके हैं कि आने वाले दिनों में कोरोना का संकट अभी और पीक पर जाएगा और ऐसे में इसके संक्रमण का खतरा बढ़ना तय है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। निसर्ग तूफान का कहर रत्नागिरी के दापोली पर सबसे पहले टूटा था। यही तूफान से मची तबाही की तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हुई थी। रत्नागिरी के दापोली तहसील के मुर्डी गांव, पांच पांडरी गांव में तो ज्यादातर घरों की छतें उड़ चुकी हैं और मॉनसून सिर पर खड़ा है। ये जो चक्रवात था ये तो हमने पहली बार देखा है। नॉट इवन मेरे पिताजी 86 ईयर के ओल्ड है, उन्हें भी ये पहली बार देखा है। और ये तबाही तो हमने सोची भी नहीं थी, कभी दिमाग में नहीं था ये इतना हवाक हो जाएगा। पूरी तबाही मच गई है। यहाँ पर लोग बहुत डरे हुए हैं। घरों के छत जैसा कौल बोलते हैं वो मिट्टी का रहता है, पतरे का रहता है, सीमेंट का पतरा रहता है या कोई स्टील का रहता है, तो सब उखड़ गया है और सब इधर उधर फेंक गया है। इस इलाके में काजू, नारियल और आम की खेती सबसे ज्यादा होती है, पर तूफान ने खेती को तहस नहस कर दिया है। इस किसान दंपत्ति ने आम के पेड़ बटाई पर लिए थे, पर जब फल मिलने का नंबर आया तो तूफान सब निकल गया। सरकारने आम्हाला जास्तीत जास्त आम्हाला जर मदत केली तर बरंच होईल। तर आम्हाला अपेक्षा आहे की सरकार आम्हाला काहीतरी द्यावं, आम्ही सरकारला आम्हाला आमच्याकडून म्हणजे सरकारने आम्हाला काहीतरी द्यावं असं, नाहीतर आमची हालत लय म्हणजे खूप खराब होणार आहे। मुआवजे की आस में बैठे लोगों को प्रशासन के बयान राहत देने की बजाय जले पर नमक छिड़कने जैसे लगते हैं। प्रशासन, जिला प्रशासन के तौर पर लोगों को कहना चाहूँगी कि जिसका भी नुकसान हुआ है, हम अगले 48 घंटे में उनके नुकसान का पूरा असेसमेंट करने वाले हैं। कच्चे घर, पक्के घर, स्लम्स में, पेड़ों का, बागीचों का जो नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट किया जाएगा और सरकार को असेसमेंट जल्दी से जल्दी भेजा जाएगा। और मुझे गांव में अभी 15 दिन बिजली नहीं आएगी। कुछ घंटे के तूफान ने गांव वालों की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। एनडीआरएफ ने अपना काम किया है, जो प्राथमिक काम होता है बचाव और राहत का, वो काम हो गया है। लेकिन इसके बाद जो बिजली बोर्ड है, और सिर्फ रत्नागिरी या रायगढ़ नहीं, महाराष्ट्र के अनेक जिलों से बिजली विभाग के कर्मचारी जुट गए हैं जल्द से जल्द बिजली बहाल करने में। पंकज खेलकर, दापोली, आज तक।
We'll meet nearly 80,000 people in our lives. If you can't remember my name, please sit down. Sit down if you didn't know my nickname at school was Princess. If you've never seen me cry. When the night has come. Take a seat if somehow we've lost touch. Just as long as you stand by me. Do you have a moment now? So darling, darling, stand. Of all the people we'll meet, only a few become special to us. Stay close. Nescafe Gold. For the moments that matter. आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार मोबाइल पर भी जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। So sorry. भूकंप के लिहाज से दिल्ली खतरनाक जोन में है और अपनी फॉल्ट लाइन के अलावा दिल्ली को हिमालय के उन इलाकों से भी खतरा है जिसके नीचे हलचल मची रहती है। इसके खतरे के बावजूद दिल्ली में भूकंप से निपटने की तैयारी न के बराबर है। दिल्ली को पिछले 2 महीने में 14 बार भूकंप के झटकों ने हिला दिया है। इनमें से ज्यादातर भूकंप के केंद्र दिल्ली, रोहतक या फिर फरीदाबाद में ही रहे हैं। बार बार इन इलाकों में भूकंप का केंद्र मिलने की वजह कुछ फॉल्ट लाइन है जो दिल्ली और उसके आसपास है। भूकंप वैज्ञानिकों के मुताबिक इन फॉल्ट लाइंस में होते घर्षण की वजह से धरती कांप उठती है। हिमालय रीजन है जिसमें कि अर्थक्वेक, बड़े बड़े अर्थक्वेक आते रहे हैं और एक्सपेक्टेड भी हैं। सो वहां से हम 200, 250, 300 किलोमीटर दूर हैं। सो अगर हिमालय में भी बड़ा अर्थक्वेक आता है तो भी हमारे दिल्ली में कुछ न कुछ असर तो होना ही है। जहां तक फॉल्ट लाइन की बात है तो दिल्ली एनसीआर में जमीन के नीचे दिल्ली मुरादाबाद, मथुरा, सोहना, दिल्ली सरगोधा फॉल्ट लाइन और दिल्ली हरिद्वार रिज लाइन मौजूद है। धरती के नीचे प्लेट्स में थोड़ी बहुत हलचल होती रहती है। अक्सर इनके झटके इतने ज्यादा असरदार नहीं होते, इस वजह से इन्हें महसूस नहीं किया जाता। लेकिन कभी कभी ये झटके हिला देते हैं। अक्सर बड़े भूकंप फॉल्ट लाइन के किनारे आते हैं। इस लिहाज से दिल्ली को
फॉल्ट लाइन से उतना खतरा नहीं है। दिल्ली को उनसे ज्यादा खतरा हिमालय क्षेत्र के भूकंप से है। स्टडी जो इवेंट आई थी वो मथुरा फॉल्ट पे थी। उससे पहले जो हमारे इस दिल्ली के आसपास आए थे वो दिल्ली हरिद्वार रिज के आसपास में थे। उससे पहले एक रोहतक के जो पास आया था वो महेंद्रगढ़ देहरादून एक फॉल्ट लाइन है उसके अलोंग आए थे। दिल्ली पर भूकंप के इस खतरे को देखते ही भूकंप की निगरानी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली और आसपास के 300 किलोमीटर के दायरे में 25 ऑब्जर्वेटरी लगी हुई है। इनमें रिक्टर स्केल पर 2 से कम तीव्रता वाले भूकंप की निगरानी भी की जा रही है। निखिल लखवानी के साथ आज तक ब्यूरो।